नया दिन शुरू नहीं होता, मैं अगली सांस नहीं लेता कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक और नया मुद्दा मिल जाता है कि उनको कोई अब और ज़्यादा गालियां सुनाए। तो कल आपको पता है कि यूएस चैंपियनशिप के लिए टाइटल चेंज हो गया था, जहां पे सैमी जेन ने कार्मेलो हेस को हरा दिया और वो नए यूएस चैंपियन बन गए। अब इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप यूट्यूब में ही देखोगे तो इसमें व्यूज़ 4 लाख के आसपास ही पहुंचे हैं अब तक, लेकिन इसमें डिसलाइक्स हो चुके हैं 18,000 और लाइक्स इसमें 10,000 भी नहीं हुए हैं। यानी कि फैंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई है कि सैमी जेन ने कैसे ये टाइटल कार्मेलो हेस से जीत लिया है। आपको पता है कि सैमी जेन को सैमी होगन वाली उपाधि भी जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। और यूट्यूब पे तो इतना आउटरेज नहीं है, ट्विटर पे तो भाई ऐसे अलग अलग मैंने ट्वीट्स देखे हैं कि सैमी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दो दो एक सेम दो काम सेम दो स्टोरी लाइन में सेम काम कर दिया। एक कोडी रोड्स के पास पहले टाइटल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि शायद उनका रेसलमेनिया में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन लास्ट में जाके उसके पास टाइटल आ गया। और सैमी जेन का भी अब काफ़ी हद तक सेम कह सकते हो, पता नहीं था उसका कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन एट दी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को सैमी जेन को वॉक इन करवाना था एज यूएस चैंपियन, तो उन्होंने कार्मेलो हेस को हरा दिया। अब आउटरेज इस बात का है कि कार्मेलो हेस के पास से तुमने टाइटल इतना पास क्यों लिया जब वो जा सकता था रेसलमेनिया में एज यूएस चैंपियन। अब देखो उन लोगों के तो और ज़्यादा धक्का लग रहा होगा ये चीज़ सोच के, जिनको कार्मेलो हेस का ये जो टाइटल रेन है वो पसंद आया। मेरे को तो आई थिंक इस पॉइंट पे अपने ज़्यादा ओपिनियन इसके बारे में देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तो देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा कंप्लेन है नहीं मेरे ख्याल से। तो जो तब था वो भी सही नहीं था, और जो अब हो रहा है वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सही हो सकता है। कार्मेलो हेस के पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली ये बुरा है, लेकिन मैं तो इस चीज़ का फ़ैन भी नहीं हूँ कि ये जो ओपन चैलेंज पे ओपन चैलेंज ठोकते रहते हैं। तो वैसे भी मेरे को तो वो टाइटल इतना पसंद आया नहीं। जब उतना पसंद नहीं आया तो मेरे को तो सही बताऊँ तो इस टाइटल चेंज से उतना फ़र्क पड़ा नहीं है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि सैमी जेन थोड़ा रेलिवेंट बंदा है, बट आई गेट इट कि लोगों का आउटरीच क्यों आया है इस टाइटल चेंज के ऊपर। क्या आपका भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि दिस इज़ रेसलिंग और यहाँ पे हर किसी के जो ओपिनियन है वो अलग अलग होते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंडी ओटन से। तो कल जेली रोल को आरकेओ मारने के बाद उन्होंने ये फ़ोटो पोस्ट करी है जहाँ पे कैप्शन लिखा है उन्होंने ब्यूटीफुली ब्रोकन। और ये चीज़ वैसे मैंने कल नहीं बताया, मतलब मेरे दिमाग से उड़ गई ये बात, लेकिन जेली रोल ने वो जो आरकेओ सेल किया, आई थिंक उनको एक बार और पास में जाके ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है परफॉर्मेंस सेंटर में कि आप उसे सेल कैसे करते हो। लेकिन वैसे भी बात यह है कि जेली रोल को हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि बंदा बहुत नया है प्रोफेशनल रेसलिंग में। लेकिन इसके ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं। कैसे कल हमने स्मैकडाउन में देखा इतना ज़्यादा जेली रोल को फीचर किया, एक उनका रेसलिंग मैच था, उनको मल्टीपल बैक स्टेज सेगमेंट में लेके आया, फिर उसके बाद स्मैकडाउन के क्लोजिंग मूवमेंट में भी जेली रोल थे। और आप ये वाला ट्वीट देखो और इसके ऊपर पहले आप लाइक्स देखो भाई, 24,000 हैं। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि 19 साल की इन दोनों की हिस्ट्री रही है, लेकिन जेली रोल इस वाली स्टोरी का फोकल पॉइंट है। दिस कंपनी इज़ बियॉन्ड रिपेयर। और बात तो सही है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकती है कोडी रोड्स और रैंडी ओटन की स्टोरी में, लेकिन उनको लग रहा है कि जेली रोल को यहाँ पे डालने से वो जो हाइप है वो बन जाएगी। और भाई क्या रेला है फैंस ने इस पूरे ब्रॉल वाले मूवमेंट को कि ना पंचेस सही से लैंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही है। और ये तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने ज़्यादा ये सिक्योरिटी वाले बंदे लेके आ जाती है। भाई क्या करते हो तुम मतलब करने दिया करो। ये हर क्या छोटी छोटी बात में तुम उठा के लेके आ जाते हो, तो फिर जहाँ पे बड़ी चीज़ें होंगी तो उनका वो जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की पॉलिसी है कि गाली गलौच जैसे अब शब्दों का इतना प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन जब होता है तो वो बड़ा मूवमेंट लगता है। तो आप किसी चीज़ को इतना ओवरडू कर दोगे तो फैंस का फिर वो जो रिएक्शन है उस चीज़ को लेके वैसे भी कम हो जाता है। और वैसे भी ये वाली ब्रॉल तो ऐसी थी नहीं कि इसके हम कोई बहुत ज़्यादा फ़ैन हो। वो तो लास्ट में बोलूँगा थोड़ा सा वो जो रैंडी ओटन के एक्सप्रेशन थे उसने कहीं ना कहीं जो मामला है वो संभाल लिया। तो ना लोगों को जेली रोल का यहाँ पे आना पसंद आया है, ना लोगों को ये ब्रॉल पसंद आई है, और ना ही लोगों को कोडी रोड्स का बिहेवियर पसंद आया है कि इतनी सुताई होने के बाद तुम अभी भी मज़े में ही लग रहे हो। और कोडी रोड्स में अग्रेशन तो दिखा, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्ती का अग्रेशन लगा कि हाँ पता चल रहा है कि एक स्क्रिप्टेड शो है। और जब वो वाली वाइब आनी शुरू हो जाती है तो लोगों का फिर इंटरेस्ट उस वाली चीज़ से थोड़ा सा हटता है। बाकी इसके बारे में भी आपके क्या ओपिनियन वो आप बता सकते हो। खैर आई थिंक सारे फैंस एक आवाज़ में ये तो बोल सकते हैं कि वो जो ब्रॉल थी वो ब्रॉल जैसी लग नहीं रही। किसी ने कमेंट भी किया था कल वीडियो में कि इससे अच्छा तो मेरे स्कूल के बाहर लड़के लड़ाई लड़ लेते हैं, उसमें ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। और भाई क्या मतलब अगर ये ट्रांसलेट करके समझाया जा सके डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव लोगों को, भाई मुंह नहीं दिखा पाएंगे फिर वो कहीं पे अपना। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है और ये ट्रेडमार्क फाइल किया है क्लब डब्ल्यूडब्ल्यूई के नाम से। अब इसका ये इसके मतलब जैसे किसी उसके अंडर में होता है ना कि
इस कैटेगरी में इसको फाइल किया है। तो वैसा कुछ अभी पता चला नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया कि एक क्लब WWE नाम का ट्रेडमार्क फाइल किया गया है। मुझे ये किसी स्टोरी लाइन से रिलेटेड तो लगता नहीं है, ना ये किसी के नेम से रिलेटेड लगता है, ना ये किसी फैक्शन से रिलेटेड लगता है। बट खैर आने वाले टाइम में ये चीज़ पता चल जाएगी। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट दिखाता हूँ और इससे एक रेसलमेनिया की बाद की स्टोरी भी पॉसिबली कनेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे ट्वीट है जिसमें बोला जा रहा है करंट मिस्ट्री एंगल्स इन WWE। सबसे पहले तो भाई ये जो बेशर्मी के साथ 2024 वाला बैड ब्लड वाला डाल दिया, वो रॉक ने आके जो 1-2-3 करके गए थे, 3-2-1 किया था, 1-2-3 किया था, उसके बाद से वो स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरी चीज़ हु अटैक्ड जेकब फाटू, क्योंकि ये वाली स्टोरी भी हमको समझ नहीं आई अभी। उसके बाद एडम पियर्स मंडे नाइट रॉ में ऑर्डर ले रहे थे किसी से, वो स्टोरी भी गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ है। हु अटैक्ड जे ऊसो, इसका तो WWE कभी बताने ही नहीं वाली भाई, मेरे से पूछ लो तुम। वो तो सिर्फ उनको घटाना था, उनको एलिमिनेशन चेंबर के मैच से, इसलिए था। एंड हुज टॉकिंग टू रैंडी ओटन, ये वाली स्टोरी भी अभी ऑन गोइंग है। सबसे पहली चीज़ तो मतलब ये तो आई थिंक फनी या फिर सार्काज़म में लिखा है, पहली वाली लाइन तो WWE कभी एड्रेस ही नहीं करने वाली, पहले वाला इंस्टेंस WWE कभी एड्रेस नहीं करने वाली। लेकिन जेकब फाटो को किसने अटैक किया, ये स्टोरी शायद WWE अभी भी चला रही है। आप बोलोगे भाई कहाँ चल रही है, तो कल अगर आप प्रोमो में देखोगे तो ड्रू मैकिंटायर ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ वाली बात उन्होंने बोली। उसके बाद जब वो क्रिमिनल भी बोल देते हैं जेकब फाटू को, तो वो वाली स्टोरी को WWE अभी भी लेके आ रही है कि जैसे कि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही सबका निशाना है, सबने उन्हीं को टारगेट बनाया कि उन्हीं की गलती है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर अपने एक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रेसलमेनिया के बाद अगर कोडी रोड्स से टाइटल जीत रहे हैं रैंडी ओटन, तो शायद आपको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रैंडी ओटन और जेकब फाटू की फ्यूड दिख सकती है। क्योंकि आपको याद होगा उस टाइम पे भी ऐसे स्पेकुलेशन हम लोग कर रहे थे कि कहीं इस अटैक के पीछे रैंडी ओटन तो नहीं, कहीं फिर वो अपना हील टर्न कर लेगा। तो अब हील टर्न का हो चुका है, तो WWE ऐसे स्टोरी लाइन को कनेक्ट कर सकती है। एक अच्छा आइडिया WWE का डेफिनेटली है, लेकिन मैं पता इस चीज़ के ऊपर एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि बहुत ज़्यादा भी आपको स्टोरी में ऐसा क्रिस्टोफर नोलन बनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इतना हम नोलन बन गए हैं कि भाई हमारा दिमाग ना फट गया है, फिर वो हम उतना दिमाग नहीं लगा पाते। अब ये चीज़ 5 महीने पहले हुई है, वो अब जाके तुम कनेक्ट करोगे तो तुम क्या सोचोगे कि हम वो ऐसे ऐसे फटने वाला रिएक्शन देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो रिएक्शन फैंस देंगे। वो कभी कभी ठीक लगता है, लेकिन इतनी सारी स्टोरी लाइन शुरू हो गई, कहीं ख़त्म ही नहीं होती वो कभी भी। तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये हमने ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। मैं सही बता रहा हूँ, इतना दिमाग अगर मैंने अपने 12th के एग्जाम्स में किया होता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते, जितना WWE की स्पेशली बैक स्टेज वाली स्टोरी में दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा रिव्यूज़ में भी मैं वही चीज़ें आपको बैक स्टेज वाली बताता हूँ जो सेंस बनाती हैं, जिसका कोई लेना देना होता है। तो देखते हैं क्या रेसलमेनिया के बाद WWE जेकब फाटू और रैंडी ओटन की स्टोरी दिखाएगी। अगर WWE ये रिवील करती है कि जेकब फाटू का असली जो अटैकर है वो रैंडी ओटन था। अगला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है मेडिसन स्क्वायर गार्डन से, एक बड़ा शो होने वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन से है। और यहाँ पे होने वाले WWE के शोज़ पे तो हम इट इज़ वेरी सेफ टू से कि WWE एटलीस्ट अपना 100% देने वाली है एक बैंगर डिलीवर करने के लिए। तो पेंटा यहाँ पे करने वाले हैं ओपन चैलेंज। अब जैसे हमने देखा स्मैकडाउन में ओपन चैलेंज करके टाइटल चेंज हो गया, तो फैंस की थोड़ी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि शायद कोई एक सरप्राइज नेम हो सकता है। और जैसे मैंने ओपन चैलेंज को अप्रिशिएट किया था स्मैकडाउन वाले को, इसीलिए क्योंकि उसका स्टोरी का सेंस बन रहा था। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपको सैमी ज़ेन को स्पॉट पे देखना ही नहीं है तो फिर जो नेगेटिव रिएक्शन है वो फिर आना ही था। बट देखते हैं पेंटा के केस में भी क्या होता है। लोग तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं क्या पता जेरिको आ जाए या क्या पता कोई दूसरा तीसरा नाम आ जाए। ज़्यादा हाई होप्स नहीं रख सकते, क्योंकि ओपन चैलेंज की जो अभी रिसेंट में हालत है वो गड़बड़ी रही है। मतलब लोग उसे अच्छे रेसलिंग मैचेस के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड आई विल ऑल्सो से दिस कि रेसलिंग मैचेस अच्छे होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो एक स्टोरी भी अच्छी है। WWE ने अपनी एक लिस्ट निकाली 2026 की, जो नेम्स अभी तक अनबीटन हैं, और मुझे बड़ी अजीब सी लगी है लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन रेंस, AJ ली, द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, R-Truth, CM पंक, जेड कारगिल, स्टेफनी बकैर, ये यहाँ पे हैं। और अनबीटन करके उन्होंने लिस्ट ऐसे निकाली कि जैसे पता नहीं इन लोगों ने मैचेस ही कितने रेसल कर लिए हों। जैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स, भाई उनकी स्टोरी लाइन का किसी को नहीं पता, तो इससे क्या लेना देना होगा कि वो मैचेस जीते हैं। कोई अंडरटेकर की स्ट्रीक थोड़ी हो रही है। फिर यहाँ पे देखो किसी ने ये ग्राफिक भी बनाया था इसका, तो क्या मस्त रिप्लाई किया रोमन रेंस के लिए कि 0 लॉस। भाई बंदे ने मैच से कितने रेसल कर रहे हैं, उसने मैच जो रेसल किया है वो एकमात्र था जहाँ पे रॉयल रंबल में रोमन रेंस ने
सबको एलिमिनेट किया था, मतलब जितनों को भी एलिमिनेट किया था, उसके बाद वो रॉयल रंबल जीते थे। तो फनी है, लोग यहाँ पे इस समय WWE के बहुत ज़्यादा मजे ले रहे हैं। ऐसे लिस्ट ही WWE को नहीं निकालनी चाहिए थी एट फर्स्ट प्लेस, बट जो भी है WWE की तो ऐसे लिस्ट वगैरह चलती रहती है। गुंथर का रेसलमेनिया में क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि उनका कुछ तो एक रोल होने वाला है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे स्पेकुलेशन ये है कि गुंथर का एक मैच हो सकता है रेसलमेनिया में, और वो मैच होगा अगेंस्ट इलिया ड्रैगनोव। अगर आपको इनकी हिस्ट्री पता है तो भाई इन्होंने पहले के टाइम से बहुत सारे जो आंधी वाले मैचेस है वो दिए हैं। तो अब क्योंकि इलिया ड्रैगनोव भी बाहर हो चुके हैं सीन से, क्योंकि कार्मेलो हेस के पास जब तक चैंपियनशिप थी तो लग रहा था कि क्या पता वो किसी मैच में ऐसे हो सकते हैं। उधर यूएस टाइटल का मैच ही ऑफिशियल कर दिया उन्होंने, ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन। तो अगर वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते तो गुंथर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव का एक एग्जीबिशन टाइप का मैच WWE कर सकती है एट रेसलमेनिया। अब देखो, इस मैच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि सबको पता है कि WWE के पास कोई प्लान ही नहीं था गुंथर के लिए, इसलिए मजबूरी वाला मैच है। तो इस पर वैसे भी इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं आने वाली। हाँ, रेसलिंग मैच डेफिनेटली अच्छा देने वाले हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं। और मैं हमेशा PLE में रेसलिंग मैचेस को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कि अगर इतना रैंडम रेसलमेनिया के लिए मैचेस कंफर्म होने शुरू हो गए ना, तो फिर वो रेसलमेनिया के लिए एक मैच बनने वाली फीलिंग कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से भी चली जाती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी इतने सारे सिक्योरिटी वाले बंदे ब्रॉल वगैरह करते रहते हैं, तो अब जब किसी इंपॉर्टेंट जगह पे भी वो चीज़ होती है तो वो उतनी स्पेशल नहीं लगती, क्योंकि वो इतनी बार हो चुकी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं बोलूँगा रेसलमेनिया के मैच के लिए कि वो बहुत बिल्ड के बाद, बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से कुक करने के बाद फिर जब एक मैच ऑफिशियल होता है तो वो कहते हैं कि रेसलमेनिया लेवल का मैच है। लेकिन ये अगर ऐसे रैंडम मैचेस होने लग गए फिर तो ये लगेगा कि हाँ, रेसलमेनिया में एम मैचेस भी हो सकते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ टाइम से जैसी रेसलमेनिया गई है, लोगों को वो रेसलमेनिया वाली वाइब नहीं आ रही, वो सिर्फ नाम का ही रेसलमेनिया लग रहा है। तो अब WWE के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो शायद फिर उनको यही करना पड़ेगा। लेकिन अभी रूमर्स यही कह रहे हैं कि इलिया ड्रैगनोव वर्सेस गुंथर का मैच होगा। बाकी रिसेंट टाइम में जितनी ज़्यादा चीज़ें WWE ने बदली हैं, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते जब तक आपके सामने उस चीज़ का ग्राफिक ना आ जाए। बाकी कल हमने देखा कि जो जेकब फार्टो और ड्रू मैकिंटायर का मैच है उसको अनसैंक्शनड मैच बना दिया गया है। तो अब सवाल यही होगा कि हेल इन अ सेल मैच का क्या होने वाला है। तो बॉडी स्लैम ने ये रिपोर्ट किया इसके बारे में कि स्टिल हेल इन अ सेल मैच हो सकता है एट रेसलमेनिया। और ये मैंने आपको कल शायद रिव्यू में भी बोला था कि क्या पता WWE किसी और मैच के लिए फिर बचाई रही हो इसको। और मुझे लगता है इसके लिए परफेक्ट जो एक मैच है वो रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का ही है। अगर आपको उसको सही में इंटेंस दिखाना है तो वो जो आपने ब्रॉल दिखाई स्मैकडाउन में उस तरीके से नहीं होगा। उसको करने का तरीका ये है कि आप उसमें स्टिपुलेशन डाल सकते हो। आई थिंक फिर फैंस को एक्साइट करेगी वो चीज़। मुझे लगता है कि हील टर्न होने के बाद कोडी रोड्स के कैरेक्टर में क्या चेंज होगा, जो उसकी पिटाई हुई है उसका वो जो सस्पेंस था, कहीं ना कहीं मंडे नाइट रॉ ने स्मैकडाउन के इस वाले शो ने उसको बेकार कर दिया। मैं अगेन बोलूँगा उस सेगमेंट से लास्ट वाले में ओनली गुड थिंग वॉज जिस तरीके से रिएक्ट किया रैंडी ओर्टन ने वो RKO लगाने के बाद। बाकी तो यार कुछ था नहीं फिर उसमें। देखते हैं अब क्या WWE बाउंस बैक करती है इस चीज़ से, और अगर वो स्टिपुलेशन डाल रहे हैं तो शायद WWE के लिए ईजी वे हो सकता है कि वो फैंस को हाइप करें अपने इस रेसलमेनिया की नाइट 1 के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के लिए। बाकी आपको पता है नाइट 2 में जो मेन इवेंट मैच होगा वो है रोमन रेंस वर्सेस ये CM पंक वाला। और भाई यहाँ पे कहना ये है कि WWE ने अब तक इस मैच का जो विनर है उसको डिसाइड ही नहीं किया है। WWE स्टिल फिगर आउट कर रही है कि इस मैच का जो बेस्ट आउटकम है, जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो क्या हो सकता है। और अगर आप देखोगे भाई, अगर आप मतलब थोड़ा 2-4 महीने पहले जाओगे तो जिस हिसाब से रेसलमेनिया में खींचातानी हुई कि रोमन वर्सेस कोडी होना चाहिए, फिर ट्रिपल एच के लोगों को वो आइडिया पसंद नहीं आया, रोमन रेंस TKO के थ्रू गए कि भैया ये ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे होना चाहिए था। अब जब रोमन रेंस और CM पंक का मैच है तो आप कह सकते हो CM पंक इज़ ऑल्सो अ ट्रिपल एच गाय। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके लिए अनरियल अच्छे से देख सकते हो, या जिस तरीके से वो अपने इंटरव्यूज़ में अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। तो फिर ट्रिपल एच को अगर CM पंक पसंद है और ये कहानी पूरी ऐसी थी ये वाली, तो शायद फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन ये बंदा रोमन रेंस है, जैसे आपको पता ही है भाई, इसके पास बहुत पावर है। भले ही ये पावर में नहीं है लेकिन इसके पास पावर बहुत है। तो फिर देखते हैं, मतलब WWE के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का ही ऑब्वियसली काम है। और जैसे कि हमने देखा भी कि WWE ने अब इसमें ब्लड लाइन के लोगों को भी ऐड कर दिया है, तो शायद उससे जो मैच के रिजल्ट हैं वो चेंज हो सकते हैं। जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि ऐसा भी हो सकता है, जो बिल्कुल एक ऑब्वियस चीज़ लग रही है कि शायद अगर मैच बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें इधर उधर से चीज़ें नहीं हो रही, तो रोमन रेंस जीत सकते हैं। बट शायद उस चीज़ में आपको फिर चेंज भी दिख जाए। तो देखते हैं WWE क्या करती है इस मैच में। एटलीस्ट ये तो है कि इन मैचेस के आउटकम क्या होंगे उसको देखने में फैंस का इंटरेस्ट है। और मुझे भाई पता नहीं, या तो मैं डिलुलू में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया के बाद शायद WWE में
एक रीसेट बटन दबने वाला है, जो कि फिर से हमको WWE देखने में जो पहले वाला इंटरेस्ट था वो डेवलप कर सकता है। और आई होप मैं डिलुलु में ना हूँ, WWE ऐसा करे, क्योंकि इस पॉइंट पे ये करने की ज़रूरत भी है। और लास्ट में बात करते हैं उस बंदे के बारे में जिससे बात कर रहे हैं, रैंडी ओटन। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कल के स्मैकडाउन के शो से, कि वो एक जो स्पेकुलेशन थी WWE ने खुद भी रिपोर्ट किया था कि वो जो है बंदा, क्या पता वो कोई हो ना, रैंडी ओटन अपनी वॉइसेस से बात कर रहे हो। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा रूमर्स में जो टॉप पे नेम चल रहा है वो टेड डिबियासी जूनियर का है, कि वो हो सकते हैं जिससे रैंडी ओटन बात कर रहे हैं। बाकी इनकी हिस्ट्री आपको पता है, लेगेसी, इनकी जो टीम थी, पता नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं से भी ये बड़ा नेम है। अब स्टोरी में ज़बरदस्ती घुसा के दिखा दें तो वो एक अलग बात है, बट मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक लेजेंड टाइप का नेम होना चाहिए, तब शायद स्टोरी को देखने में मज़ा आएगा। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R1 वाला कोड यूज़ करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और आप मुझे बाद में थैंक करोगे जब आप अपनी लाइफ को, अपने प्रोटीन इनटेक को और अपने रूटीन को अच्छे से फिक्स कर पाओगे। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।